हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो है वो स्पेशलाइजेशन फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स जो है वो चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कल लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी, क्या डिस्कशन किया? हमने दो कोविनेंट डिस्कस किए, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसको 1976 में अडॉप्ट किया गया था, इस पे कल हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट जिसको 1976 में अडॉप्ट किया गया, इस पे भी कल हमने जो है वो डिटेल चर्चा जो है वो करी। उसके बाद 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करी कल हमने। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको क्या बात करनी है? आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो क्या करती है, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है, ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करती है, लोगों को अवेयर करती है ह्यूमन राइट्स के प्रति। ठीक है, चलिए अब NHRC क्या है उसके पहले 2-4 बातें कर लेते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो 1976 है, 1976 में जब ये 2 कोविनेंट साइन होते हैं और यहाँ पे ये 2 कोविनेंट विद UDHR तीनों को मिला करके क्या बोला गया? इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। इन 2 कोविनेंट और UDHR का मेंबर हमारा इंडिया भी है। ठीक है, तो इंडिया इज द रेटिफाइड मेंबर ऑफ दीज कोविनेंट। तो इंडिया ने ये अप्रूव किया है कि भाई वो क्या करेगा, सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर राइट्स को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब 1976 के बाद हमको इंडिया के अंदर कोई अलग से बॉडी जो है वो देखने को नहीं मिलती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो देखने को नहीं मिलती, जो स्पेशली जो है वो ह्यूमन राइट की बात करे, कोई भी कमीशन जो है वो देखने को नहीं मिलती 1993 तक। ठीक है, देन फिर हमको 1993 में जो है NHRC देखने को मिलती है। NHRC पे बात करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सामने जो है वो पेश करना चाहूँगा। ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कुछ इनबिल्ट राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जो है वो बात करते हैं, जिसमें स्पेशली आपका फंडामेंटल राइट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हैं, जो जस्टिशिएबल हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रियम्बल के अंदर, तो प्रियम्बल के अंदर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी जाती है। जस्टिस के पैराग्राफ में, जस्टिस के लाइन में एक वर्ड है, वहां पे आता है जस्टिस, है ना, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बट ये जो कंसेप्ट है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दैट कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो ये नहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज की बात करता है, वो क्या करेगा, सामाजिक तौर पे इंसाफ करेगा, उसके बाद पॉलिटिकल इंसाफ करेगा, पॉलिटिकल तौर पे इंसाफ करेगा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर पर इंसाफ करेगा। ठीक है, तो तीनों तरीके से जितने भी लोग हैं इंडिया के, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सब के साथ सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंसाफ करेगा, एक इक्वल सोसाइटी बनाएगा, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे लोग क्या हैं, डेवलप कर रहे हैं, कोई एक जो तबका है वो डेवलप नहीं कर रहा है। उसमें आप देखते हैं DPSP में काफ़ी सारी पॉलिसीज बना करके स्टेट जो है अपलिफ्ट करता है, SC/STs को अपलिफ्ट करता है, माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करता है, आदिवासियों को अपलिफ्ट करता है, स्पेशली चाइल्ड्स को अपलिफ्ट करता है, उसके बाद वुमेन्स को अपलिफ्ट करता है। तो आप अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रीफ जो है चीज़ें जो है वो डिफाइन करूँगा। देन उसके बाद प्रीएम्बल के ऊपर, DPSP के ऊपर, उसके बाद फंडामेंटल राइट के ऊपर मेरे डिटेल लेक्चर आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मेन मुद्दा हमारा क्या है, NHRC को पढ़ना, तो उसके पीछे का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आराम से समझ में आने लग जाएँ। चलिए उसके बाद प्रीएम्बल में अगर हम देखें तो वहीं पे हमको लिबर्टी का आइडिया मिलता है, है ना,
लिबर्टी का आइडिया मिलता है कि भाई हम क्या करेंगे, हर तरीके की फ्रीडम देंगे, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ, है ना, वर्शिप, ये बातें करता है। देन उसके बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, है ना, सबको जो है आज़ादी है, कोई एक वर्ग को आज़ादी नहीं है, जितने भी लोग हैं इंडिया में सबको जो है वो क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है, वो अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी फेथ रख सकते हैं, कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, वट जो भी है। देन उसके बाद आपका इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो हम जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं सारे क्या हैं, इक्वल बिफोर लॉ हैं। हम क्या हैं, इक्वल बिफोर लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, है ना, हम सारे क्या हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, हम सारे क्या हैं, इंसान हैं। तो इस चीज़ की बात भी जो है, इनश्योरिटी जो है हमारा प्रियम्बल हमको देता है। देन उसके बाद फ्रटरनिटी की बात भी हमारा प्रियम्बल करता है, ब्रदरहुड की बात भी करता है, एकता और अखंडता की बात भी हमारा प्रियम्बल करता है। तो ये मेन जो है हमारा प्रियम्बल जो है हमारे साथ जो है वो हमको जो है ये मेन राइट्स और उसके बाद मेन राइट्स को इंश्योर करने की जो है वो बात करता है और तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को देता है। देन उसके बाद अगर प्रियम्बल के बाद में देखूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिलता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं आपके आर्टिकल 12 से लेकर के, कहाँ से लेकर के 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक हमको देखने को मिलते हैं, जो क्या है, ऐसे राइट हैं, ऐसे मूल अधिकार हैं, बेसिक राइट हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो कोई आपसे जो है वो टेक ओवर नहीं कर सकता, जो ऐसे राइट हैं जो जिनकी प्रोटेक्शन जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इन फंडामेंटल की राइट्स की क्या है, गार्डियन है, ठीक है, प्रोटेक्टर है। तो ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, जस्टिशिएबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रेक होता है तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। देन उसके बाद 226 आर्टिकल का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जस्टिशिएबल राइट है। वैसे आपका जो कोई भी आप अगर केस होता है, आपका कोई भी क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, तो एक स्टेप होता है कि आप सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट में जाते हैं, देन उसके बाद फर्दर आप ऊपर बढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, देन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचेंगे, देन हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट अगर आपका ब्रेक होता है तो ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके बाद इसका गार्डियन कौन है, इसका प्रोटेक्टर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ये भी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी की भी बात करता है, डीपीएसपी की भी बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज 36 से 51 तक, है ना, 36 से 51 तक आर्टिकल जो है वो बात करता है। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो है वो भी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करता है ना। चलिए, तो ये मेन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है ये राइट्स की जो है वो बात करता है। लेकिन अब यूएन का जो है 1976 के बाद एक प्रेशर है, 1976 के बाद एक प्रेशर है कि भाई साहब आप एक बॉडी क्यों नहीं बना लेते, एक ऐसा कोई, या तो कोई कमीशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाए या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाए, व्हाटएवर जो भी वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक ऐसी बॉडी बनाए जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है, स्पेशली ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे। किन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, सॉरी, किन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जितने भी यूडीएचआर के अंदर, उसके बाद कोविनेंट्स के अंदर, कोविनेंट्स के प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है बात करी गई है, जिनका रेटिफाइड मेंबर है इंडिया, उन राइट को प्रोटेक्ट करे। देन इंडिया कोई स्टेप नहीं उठाता है, ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाता है। दौर आपका आ जाता है 1990s का दौर आ जाता है, 1991 का दौर आ जाता है। तो हमको बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन मिलता है, स्पेशली मिलता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेशली बहुत बड़े लेवल पे वायलेशन देखने को मिलता है।
स्पेशली आपका जो है सेक्सुअल वायलेंस, देन उसके बाद रिटेलिएशन इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, आपका आर्म फोर्सेस सीआरपीएफ, देन इनकी तरफ से 1990s के दौर में बहुत बड़े लेवल पे जो है आपका वायलेंस देखने को मिलता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है, 1990s 1991 की रिपोर्ट, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े लेवल पे जो है स्पेशली हमको जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस देखने को मिलता है, और वो भी किसकी तरफ से वायलेंस देखने को मिलता है? इंडियन अथॉरिटी की तरफ से, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, सीआरपीएफ, वो भी इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। एक जगह है कपवाड़ा, ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है, वहाँ पे आई थिंक 10 या 11 फैमिलीज के साथ जो है वो सेक्सुअल वायलेंस हुआ है 1990s के दौर में। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ह्यूमन राइट यानी कि यूडीएचआर, यानी कि आपका यूएन का बहुत बड़ा प्रेशर बनता है इंडिया के ऊपर कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आप कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस पेश करते हैं लोकसभा के अंदर, देन उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है और एक एक्ट बनाया जाता है, एक स्टैच्यूट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, चलिए तो अब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जब ये स्टैच्यूट बन के तैयार हो गया, ये एक्ट बन के तैयार हो गया, इस एक्ट के अंडर हमने एक कमीशन को सेटअप किया, उस कमीशन को बोलते हैं एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, चलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या बोलते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है जी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? एक काउसी जुडिशियल बॉडी है, काउसी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, मतलब सिमिलर टू कोर्ट। ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट ये क्या है? जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, चलिए काउसी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोई अपॉइंटमेंट आसान नहीं है अपने आप में। ठीक है, वहां से आपको पता चल जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कितनी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ऑटोनॉमस है, अपने फैसले खुद कर सकती है, इतनी मैच्योर है कि अपने फैसले खुद कर सकती है, किसी की कंट्रोल की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो किसी एक्ट के तहत, किसी स्टैच्यूट के तहत स्पेशली लाई जाएं, वो कौन सी होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे आपका यूपीएससी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? आपकी कौसी जुडिशियल बॉडी है। क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है? आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नीचे एसएचआरसी भी खोली जाएंगी। ठीक है, मेन इनका जो ऑफिस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? न्यू दिल्ली के अंडर, और कुछ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाई जाएंगी। एसएचआरसी मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन रहेंगी।
जो क्या करेंगी, ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर आवाज़ उठाएंगी, काम करेंगी, इंक्वायरी करेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं मेंबर ऑफ एनएचआरसी। मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी के मेंबर कौन होंगे? ठीक है, एनएचआरसी के मेंबर कौन होंगे? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर कौन कौन होंगे? चलिए, सबसे पहला मेंबर कौन होगा आपका? सबसे पहला मेंबर होगा डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होना कौन चाहिए ये? अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 क्या कहता है? डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 क्या कहता है? डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बनेगा? डिप्टी चेयरमैन बनेगा। किसका? कमीशन का। ठीक है, समझ में आ गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या बनेगा? आपका कमीशन का चेयरपर्सन बनेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या बनेगा? डिप्टी चेयरमैन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वन मेंबर, एक मेंबर कहां से होना चाहिए? आपका सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज होना चाहिए। फॉर्मर जज, ठीक है, फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड जज। ठीक है, सबसे पहला डिप्टी चेयरपर्सन। डिप्टी चेयरपर्सन कौन होगा? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद एक मेंबर कौन होना चाहिए? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होना चाहिए? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद अनदर मेंबर, तीसरा, इसके अलावा अनदर मेंबर कौन होगा? जो या तो किसी हाई कोर्ट में प्रेजेंट है या रिटायर्ड है। फॉर्मर और प्रेजेंट जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सीजे ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट जज, चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद चौथे नंबर पे दो लोग ऐसे होने चाहिए, टू मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास हु हैव अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हु हैव अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। रिपीट कर देता हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात, मेंबर ऑफ कमीशन कौन कौन लोग होंगे? मेंबर ऑफ कमीशन एनएचआरसी के मेंबर कौन कौन होंगे? सबसे पहला डिप्टी चेयरपर्सन होगा। डिप्टी चेयरपर्सन जो कौन होगा? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। उसके बाद एक मेंबर जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज होना चाहिए। उसके बाद एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो या तो किसी हाई कोर्ट में प्रेजेंट जज है, मतलब अभी जज है, या तो वो हो या कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का। सॉरी, अनदर मेंबर या तो किसी हाई कोर्ट में प्रेजेंट चीफ जस्टिस है या आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस है, वो होना चाहिए तीसरा मेंबर। देन उसके बाद दो मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट,
रिगार्डिंग ह्यूमन राइट, मतलब कि ऑन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो इसके मेंबर बनेंगे। यानी कि कुल मिला करके कितने मेंबर होंगे? 2 ये होंगे और 3 ये होंगे, तो 5 मेंबर होंगे किसके? एनएचआरसी के, अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन 1993। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए? पहला जो बंदा होगा वो क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। लेकिन होगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होना चाहिए। कौन सा? फॉर्मर, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। उसके बाद दूसरे नंबर पे वन मेंबर कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? उसके बाद तीसरा वन मेंबर फ्रॉम प्रेजेंट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए, 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास क्या है? नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। किसके रिगार्डिंग? ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग। यानी कि 5 मेंबर होंगे कमीशन के। पहला चेयरपर्सन, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद 1 मेंबर चीफ सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? फॉर्मर जज। तीसरा 1 मेंबर फ्रॉम कहाँ का? प्रेजेंट आर रिटायर्ड, ये फॉर्मर मतलब, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन उसके बाद 2 मेंबर ऐसे जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इतने मेंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन अपॉइंट करेगा इनको। हु अपॉइंट? ठीक है, कहते अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा। कौन करेगा? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। हु अपॉइंट दीज मेंबर ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी के मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? एनएचआरसी के मेंबर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। ठीक है, एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनएचआरसी के मेंबर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया जाएगा बाय द कमेटी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? एनएचआरसी के मेंबर को अपॉइंट करेगा। चलिए, अब कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? मसला तो ये है, कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? ठीक है, अपॉइंटेड कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? सबसे पहले नंबर पे होगा पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा होम मिनिस्टर, होम अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, होम अफेयर का सेंटर का मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, होम अफेयर मिनिस्टर जो है सेंटर का, वो होना चाहिए। उसके बाद स्पीकर ऑफ पीपल, लोकसभा का स्पीकर भी कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है, समझ में आया? पहला बंदा
कमेटी का करेगा कौन अपॉइंट, मेंबर कौन कौन होंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद एक और मेंबर कहां से होगा, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर कोई भी जज होना चाहिए। देन एक मेंबर कहां से होगा, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का प्रेजेंट या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होना चाहिए। 2 ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ऑन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। कैसे अपॉइंट करेगा, एक कमेटी रिकमेंड करेगी, फिर उसके बाद अपॉइंट करेगा। अब कमेटी कौन सी होगी, ठीक है, तो कमेटी में कुछ मेंबर हैं, वो कमेटी के मेंबर मिल करके जो है रिकमेंडेशन भेजेंगे, तब अपॉइंटमेंट जो है वो होगी। तो उस कमेटी में सबसे पहला बंदा कौन बैठेगा, पीएम ऑफ इंडिया। उसके बाद होम अफेयर मिनिस्टर यानी कि सेंटर वाला, ठीक है, यूनियन। उसके बाद स्पीकर ऑफ पीपल, लोकसभा। और उसके बाद आपका तीसरे पे आते हैं, चौथे पे आते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन। लीडर ऑफ ओपोजिशन कहाँ का, लोकसभा का, ठीक है। उसके बाद पांचवें पे लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है। उसके बाद पांचवा, 6वें पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये लोग होंगे क्या, कमेटी के मेंबर, ठीक है। दोहरा देता हूं मैं दोबारा से, ठीक है। चलिए, हाँ, तो वीडियो भी एकदम जो है वो आधे घंटे की होने वाली है। तो क्या आपका अपॉइंटमेंट मेंबर आपको पता चल गया, कमेटी अपॉइंट करेगी, सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पे, कमेटी की रिकमेंडेशन पे। कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, कमेटी में पीएम रहेगा, कमेटी में होम अफेयर का मिनिस्टर रहेगा सेंटर का। उसके बाद स्पीकर ऑफ पीपल लोकसभा का स्पीकर रहेगा। उसके बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन, लोकसभा का ओपोजिशन का लीडर रहेगा। उसके बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का ओपोजिशन का लीडर भी रहेगा। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी रहेगा। ये पूरी कमेटी क्या करेगी, मिल करके डिसाइड करेगी, एक रिकमेंडेशन भेजेगी। किसको भेजेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उस रिकमेंडेशन पे एनएचआरसी के मेंबर को अपॉइंट करेगा। क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। चलिए, एक छोटी सी बात और भी याद रखनी है, नोट, ठीक है, एक छोटी सी बात और याद रखनी है। इन केस किसी सिटिंग जज को एनएचआरसी का मेंबर बनाना हो, या किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज को एनएचआरसी का मेंबर बनाना हो, तो क्या होता है, उस वक्त कमेटी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जब किसी सिटिंग जज यानी कि प्रेजेंट जज को कमेटी का मेंबर बनाना होगा, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, तब क्या करना पड़ेगा, उस वक्त का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सुप्रीम कोर्ट का, कमेटी को उसके साथ कंसल्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कंसल्टेशन भी करनी पड़ेगी कमेटी को जब किसी सिटिंग जज को मेंबर बनाया जाएगा कमीशन का, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और ये अपने फंक्शन किस किस तरीके से करती है, तो इस पे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, रब राखा, है ना। चलिए।